अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, हम जनरल एम्ब्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमारा इसका 7वां लेक्चर है। ठीक है, 6 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस को कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया है फ्रॉम लैंगमैन। साथ में हमने फर्टिलाइजेशन को पढ़ा। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। साथ में हमने फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट को बहुत डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, अच्छा देखें, जब सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट हुआ था तो सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को क्या बोल रहे थे? दैट वाज वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोलेमिनर जर्म डिस्क। ठीक है, इसमें बायोलेमिनर जर्म डिस्क बन रही थी। ठीक है, जिसमें बेसिकली इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट शामिल था। ठीक है, उसके बाद जब हमारा थर्ड वीक स्टार्ट होता है तो थर्ड वीक को हम क्या बोलते हैं? वीक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क। इसमें ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क बनती है, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, थर्ड वीक के अंदर आपको पता है कि गैस्ट्रुलेशन होती है। ठीक है, जब ये लेयर्स बनते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन बनते हैं ना। ठीक है, एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि थर्ड वीक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज़ न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन में क्या होता है? बेसिकली हमारा न्यूरल ट्यूब बनता है, एंड न्यूरल ट्यूब बेसिकली आगे जाके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड साथ में जब हमारा मेसोडर्म बन गया था तो हमने मेसोडर्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, दैट वाज पैरा एक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड साथ में लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, इनसे आगे हमारी बॉडी ऑर्गन्स बन रहे थे, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स दैट थर्ड वीक तक हमारा एम्ब्रियो कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसमें हमारे फ्यूचर के ऑर्गन्स मौजूद हैं, जो आगे जाके प्रॉपर ऑर्गन्स बनाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो में क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो क्यों होती है? देखो, इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड वीक तक जब हमारा एम्ब्रियो बनता है ना, तो एम्ब्रियो में हमारे फ्यूचर ऑर्गन्स तो होते हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स प्रॉपर पोजीशन में नहीं होते। उन ऑर्गन्स की प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होती, क्योंकि देखें, जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर पोजीशनिंग होती है ना ऑर्गन्स की। सबसे नीचे उसकी टांगें होंगी, ठीक है, सबसे ऊपर उसका हेड होगा, ठीक है, उसके साथ में लेटरल साइड्स पे उसकी आर्म्स वगैरह होंगी। ठीक है, उसके बाद उसके जो विजरा होंगे उनकी पोजीशन मेंटेन होती है। ठीक है, सारे इंसानों में सेम बॉडी स्ट्रक्चर प्लान होता है। तो इट मीन्स दैट थर्ड वीक तक जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें ऑर्गन्स, फ्यूचर ऑर्गन्स तो होते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होती है। तो उनको प्रॉपर पोजीशनिंग देना ऑर्गन्स को, इट इज़ बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। इस फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से हमारा जो एम्ब्रियो होता है, इसमें एक प्रॉपर यू कैन से मैसेज टाइप जनरेट हो जाता है, एंड उसके बाद हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अपनी अपनी प्लेस पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं आपको अभी जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, देन आफ्टर वी वुड मूव टू द रिटन पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि इसकी वजह से हमारे बॉडी प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, बॉडी साइड्स बनती हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं कि भाई हमारी डॉर्सल साइड, हमारी वेंट्रल साइड, हमारी लेटरल साइड। इट मीन्स दैट कि जो हमारे बॉडी प्लेन्स हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इस फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से हमारी प्रॉपर बॉडी प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, इस फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से हर ऑर्गन को अपनी प्रॉपर पोजीशन मिलती है। अच्छा, उसके बाद इस फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का एक और बेनिफिट ये होता है कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से जो हमारी ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क थी वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप में आ जाती है। इट मीन्स दैट एक प्रॉपर बॉडी शेप अचीव हो जाती है आफ्टर दिस फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। तो इससे आपको यही पता चल रहा है कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होती है लेटरल फोल्डिंग। ठीक है, एंड दूसरी होती है क्रेनियोकार्डल फोल्डिंग। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो क्यों होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एंड इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ कि हमारी जो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है ये बेसिकली 4th वीक के अंदर स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि थर्ड वीक तक गैस्ट्रुलेशन हुई थी, न्यूरुलेशन हुई थी। ठीक है, लेकिन 4th वीक के अंदर हमारी फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट होती है।
तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो कब स्टार्ट होती है, तो आपका रिप्लाई यही होना चाहिए कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो बेसिकली 4th वीक के अंदर स्टार्ट होती है। अच्छा, रीजंस ऑफ फोल्डिंग, फोल्डिंग क्यों होती है? अच्छा, बेसिकली देखें, जो हमारा एक एम्ब्रियो होता है ना, एक उसका सेंट्रल पोर्शन होता है, मींस सेंट्रल बॉडी एक्सिस, ठीक है, एंड दूसरे उसका मतलब के मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी का एक सेंट्रल पोर्शन है, दूसरे बॉडी के मार्जिन्स हैं, तो इसी तरह हमारा जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो के डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। कुछ मार्जिन्स वाले आ गए हैं, कुछ सेंट्रल पार्ट पे आ गए। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो होता है, उन सब की जो रेट ऑफ यू कैन से डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होती है। इट मीन्स दैट अगर कोई टिश्यूज़, ठीक है, मार्जिन्स ऑफ एम्ब्रियो पे होंगे, तो उनकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगी, रेट ऑफ डिफरेंशिएशन होगी, वो बहुत कम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा टिश्यू है जो एम्ब्रियो के बिल्कुल एक्सिस पे, सेंटर पे मौजूद है, तो उनकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमारा एम्ब्रियो बन जाता है ना, जब भी हमारा एक एम्ब्रियो बन जाता है ना, तो एम्ब्रियो के जो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, तो उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चीज़ डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। एंड इसी वजह से फोल्डिंग भी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रोथ इनटू सेंट्रल पोर्शन ऑफ प्लेट इज़ एट वेरी हाई पेस, मीन्स कि जो हमारे जो एम्ब्रियो का सेंट्रल पोर्शन होता है, उस पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मार्जिन्स, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो एम्ब्रियो का सेंट्रल पोर्शन होगा, उसमें जो ग्रोथ का रेट होगा, डेवलपमेंट का रेट होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मार्जिन्स। मैं आपको सिंपली ऐसे समझा सकता हूँ कि जब हमारा इनिशियली ब्लास्टोसिस्ट बना था, ठीक है, उसके पास जब उसकी इम्प्लांटेशन हुई थी, तो बिफोर इम्प्लांटेशन उसके पास क्या था? आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन हम आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे एंड इनर सेल मास को हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोल रहे थे। अब याद रखना, जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बेसिकली मार्जिन्स ऑफ एम्ब्रियो हैं। क्या है? मार्जिन्स। बट जो हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट है, जिसको हम इनर सेल मास भी बोल रहे थे, वो बेसिकली क्या है? दैट इज सेंट्रल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एम्ब्रियो का सेंट्रल पोर्शन होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट वाला पोर्शन, उसमें रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होती है। बट जो एम्ब्रियो का मार्जिन्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इट मीन्स दैट ट्रोफोब्लास्ट वाला, वहाँ पे रेट ऑफ डेवलपमेंट कम होती है, ठीक है। अच्छा, एक जो फोल्डिंग होती है दैट इज मिड लाइन फोल्डिंग, या इसको हम क्रेनियो कार्डल फोल्डिंग या क्रेनियोकार्डल फोल्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। हेड टू टेल फोल्ड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली न्यूरल ट्यूब की इलोंगेशन की वजह से होती है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, अभी डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड दूसरी लेटरल फोल्डिंग होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ जो हमारे सोमाइड्स होते हैं, जो पेरा एक्सिल मेसोडर्म से बने थे, ठीक है, जब सोमाइड्स ग्रो करते हैं विड्थ में, तो सोमाइड्स में ड्यू टू ग्रोथ इन विड्थ बेसिकली लेटरल फोल्ड्स जनरेट होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक जो फोल्डिंग है वो बेसिकली दो टाइप्स की है। एक आप लेटरल फोल्डिंग बोल सकते हो, दूसरी आप क्रेनियोकार्डल फोल्डिंग बोल सकते हो, या जिसको आप मिड लाइन फोल्डिंग बोल सकते हो, ठीक है, जिसको आप हेड टू टेल फोल्डिंग बोल सकते हो, व्हाट एवर यू रिकॉल इट, ठीक है। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज डायग्राम, जिसमें आपको ये एम्ब्रियो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एम्ब्रियो का हेड वाला पोर्शन है, ठीक है, एंड ये इसका टेल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो एंड ये इसके जो है ना लेटरल साइड्स हैं एम्ब्रियो के, ठीक है। तो फोल्डिंग जो है एक तो हेड में होगी, ठीक है, जिसको हम हेड फोल्डिंग बोलेंगे। दूसरी फोल्डिंग टेल में होगी, जिसको हम टेल फोल्डिंग बोलेंगे या कार्डल फोल्डिंग बोलेंगे। एंड साथ में जो साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, इस साइड्स के अंदर भी फोल्डिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेटरल फोल्डिंग। इट मीन्स दैट बेसिकली 2 या 3 टाइप्स की फोल्डिंग हो जाती है, या आप बोलें क्रेनियोकार्डल मींस हेड एंड टेल के अंदर, या इंडिविजुअली आप बोलें हेड के अंदर अलग होगी, टेल के अंदर अलग होगी, या आप बोल सकते हैं साइड्स के अंदर, जिसको हम लेटरल फोल्डिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हेड ऑफ एम्ब्रियो है, इसमें जब फोल्डिंग होती है तो क्या होता है, ठीक है। ये आपको एम्ब्रियो का हेड नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो के हेड के अंदर फोल्डिंग होगी, तो इससे कौन कौन सी चेंजेस होंगी जो हमने याद रखनी है, विच इज़ सो क्रूशली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हेड फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो की, वो क्यों होती है? वो बेसिकली बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूरल ट्यूब। जो न्यूरल ट्यूब बना था,
थर्ड वीक के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूरुलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब ये बेसिकली फ्यूचर में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस न्यूरल ट्यूब की रैपिड ग्रोथ की वजह से एंड साथ में एमनियोटिक कैविटी की रैपिड ग्रोथ की वजह से बेसिकली हेड ऑफ एम्ब्रियो फोल्ड करता है, जिसको हम हेड फोल्डिंग या यू कैन से क्रेनियल फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम ये पढ़ते हैं कि जब हेड के अंदर फोल्डिंग होती है तो उससे क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर BCQ पर्पस। ठीक है, एज वेल एज फॉर इंफॉर्मेटिव। इससे पहले ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि जो फोल्डिंग इन हेड एम्ब्रो में जो होती है ये बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूरल ट्यूब। जब न्यूरल ट्यूब की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ओबियसली इट लीड्स टू दी हेड फोल्डिंग। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी हेड फोल्डिंग है इसकी वजह से फोर गट की फॉर्मेशन होती है। किसकी? फोर गट की फॉर्मेशन होती है। एंड इस फोर गट से आगे जाके हमारा फेरेंक्स बनता है, हमारा एसोफेगस बनता है। ठीक है, एंड कुछ पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी बनता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज जो आपने लाजमी याद रखनी है कि बेसिकली हेड फोल्डिंग के अंदर हमारे फोर गट की फॉर्मेशन होती है। आगे हम पढ़ेंगे जब टेल फोल्डिंग होगी तो उससे बेसिकली हाइंड गट बनेगा। आगे हम पढ़ेंगे जब लेटरल फोल्डिंग होगी तो इससे हमारा मिड गट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अभी से याद रखनी है कि जो हमारा हेड जब फोल्ड करता है तो इससे बेसिकली फोर गट बनता है। एंड फोर गट आगे जाके हमारे बॉडी के फेरेंक्स, एसोफेगस एंड सम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बनाता है। अच्छा, फोर गट की फॉर्मेशन के अलावा और क्या चेंजेस होती हैं जब एक एम्ब्रियो का हेड फोल्ड करता है। ठीक है, तो दूसरी जो चेंज आती है दैट इज़ बेसिकली जो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है वो बेसिकली मूव कर जाता है टुवर्ड्स थोरेसिक रीजन। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ी चीज़ समझाता हूँ, देन वी मूव टुवर्ड्स डायग्राम। अच्छा, ये जो बेसिकली सेप्टम ट्रांसवर्सम है ना, ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर आगे जाके डायाफ्राम को बनाता है। किसको बनाता है? डायाफ्राम। आपको पता है डायाफ्राम एज ए स्केलेटल मसल। ठीक है, जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है। ठीक है, अच्छा, तो सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डायाफ्राम को बनाता है। ठीक है, अच्छा, पहले होता क्या है जब शुरुआत में एट द लेवल ऑफ ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क हमारा जो एम्ब्रियो है ना इसमें सेप्टम ट्रांसवर्सम सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर। लेकिन हमारा डायाफ्राम तो नीचे बन रहा है। ठीक है, एंड फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि भाई ऑर्गन्स की प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए। तो इसकी वजह से हेड फोल्डिंग की वजह से हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम थोरेसिक रीजन की तरफ मूव कर जाता है ताकि हमारा डायाफ्राम ऊपर ना बल्कि हमारे यू कैन से मिड लाइन ऑफ बॉडी के अंदर बने। ठीक है, मीन्स हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम की मूवमेंट भी होती है ड्यूरिंग हेड फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। अच्छा, लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क नज़र आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली वो एम्ब्रियो है जो बेसिकली थर्ड वीक तक आ चुका है। ठीक है, अभी इसकी फोर्थ वीक की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। इसमें जो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, नंबर 1 पे रेड कलर में, दैट इज़ सेप्टम ट्रांसवर्सम। इससे आगे जाके हमारा डायाफ्राम बनेगा। ठीक है, अच्छा देखें, डायाफ्राम हमारी बॉडी में तो मिड में होता है एंड यहाँ पर सेप्टम ट्रांसवर्सम सबसे ऊपर है। तो इट मीन्स दैट इसको नीचे आना पड़ेगा। कहाँ पे नीचे आना पड़ेगा? बिल्कुल मिड के अंदर, ताकि हमारा जो डायाफ्राम है वो मिड ऑफ बॉडी के अंदर बने। ठीक है, अच्छा, जब हेड की फोल्डिंग होती है तो देखना कि ये हमारा जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो नीचे चला जाता है। अच्छा, अब ये डायग्राम आपको शो करवा रहा है कि बेसिकली आफ्टर दी हेड फोल्डिंग, अब देखें हमारा दिस इज सेप्टम ट्रांसवर्सम जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं है। अभी बिल्कुल ऊपर क्या है? हमारा न्यूरल ट्यूब एंड नोटोकॉर्ड वगैरह ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारा जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो बेसिकली नीचे मूव करके आ गया है। ठीक है, क्योंकि इसने डायफ्राम बनाना है तो ऑब्वियसली इसको नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज सेकंड थिंग जो आपने लाजमी याद रखनी है कि जब हेड की फोल्डिंग होती है तो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम बेसिकली नीचे मूव कर जाता है। द सेप्टम ट्रांसवर्सम विच विल कंट्रीब्यूट टू द डायफ्राम शिफ्ट टू लाई जस्ट कार्डल टू द हेड, मीन्स
नीचे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्ड चेंज। एक तो हमारा फोरगट बन गया, उसके बाद हमारा जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद जब हेड की फोल्डिंग होती है ना, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो आपको लाजमी याद रखना चाहिए, जो यू कैन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जब हेड की फोल्डिंग होती है ना, तो ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ हेड हमारा ब्रेन एंड हार्ट इसको प्रॉपर पोजीशन मिलती है, इसको प्रॉपर पोजीशन मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे ब्रेन एंड हार्ट को प्रॉपर पोजीशन किस फोल्डिंग की वजह से मिलती है, क्या हेड फोल्डिंग की वजह से, टेल फोल्डिंग की वजह से, या लेटरल फोल्डिंग की वजह से, वी वुड से दैट कि हेड फोल्डिंग की वजह से हमारा हार्ट एंड ब्रेन को प्रॉपर पोजीशन मिलती है। तो थर्ड चेंज होती है दैट इज कार्डियोजेनिक एरिया रीलुकेट्स, मीन्स के जो हमारा हार्ट वाला एरिया है वो रीलुकेट होगा, मीन्स जो उसकी पहले पोजीशन मिली हुई थी रैंडमली अब वो नहीं रहेगी, उसको अब एक प्रॉपर पोजीशन मिलेगी एंड साथ में ब्रेन को भी मिलेगी, ठीक है। दिस इज थर्ड चेंज जो आपने लाजमी याद रखनी है कि हेड फोल्ड की वजह से बेसिकली हमारा ब्रेन एंड हार्ट इसको प्रॉपर पोजीशन मिलेगा। सो द हार्ट एंड पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट एंड इसके सराउंडिंग में जो कैविटी होगी ओरिजिनली इन फ्रंट ऑफ ब्रेन प्लेट, ठीक है, मूव वेंट्रली एंड कार्डली टू लाई बीनीथ फ्यूचर माउथ, ठीक है। फ्यूचर माउथ कौन सा होगा, हमारा ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्थ चेंज कि भाई फोर्थ चेंज कौन सी आती है ड्यू टू हेड फोल्डिंग, स्टोमेटोडियम फॉर्मेशन। अच्छा, ये स्टोमेटोडियम बेसिकली क्या है, यह बेसिकली एक डिप्रेशन लाइक एरिया है जो हमारे एक्टोडर्म के ऊपर जनरेट होता है एंड इससे आगे हमारा प्रिमिटिव माउथ बनेगा जिसको हम बोलेंगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो स्टोमेटोडियम फॉर्मेशन के बाद जो हमारा ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, किस तरह से है कि पहले वो बेसिकली अपर सरफेस ऑफ एम्ब्रियो पे प्रेजेंट थी, देन आफ्टर वो वेंट्रल साइड पे चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ सो इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हेड फोल्डिंग की वजह से होता है। तो फोर्थ इवेंट कौन सा हो गया, स्टोमेटोडियम फॉर्मेशन। स्टोमेटोडियम क्या है, बेसिकली एक डिप्रेशन लाइक एरिया जनरेट होता है हमारे एक्टोडर्म के ऊपर, जिससे हमारा प्रिमिटिव माउथ बनेगा। प्रिमिटिव माउथ मीन्स के ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जब ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बन जाती है तो देन आफ्टर इसकी मूवमेंट या शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। किस तरह से कि पहले वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, देन आफ्टर वो वेंट्रल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो पे चली जाती है। अच्छा, उसके बाद जो सिक्स्थ चेंज होती है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की, दैट इज़ रीलोकेशन ऑफ ब्रेन, मीन्स के ब्रेन को रीलोकेट किया जाता है। इट मीन्स उसको प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है अभी, ठीक है। ऐसे पहले तो रैंडमली पोजीशन थी ना, तो रीलोकेशन ऑफ ब्रेन एंड फोर ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, द डेवलपिंग ब्रेन स्पेशली द फोर ब्रेन इंक्रीजेज इन साइज, मीन्स के पहले फोर्थ वीक में फोर ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड बैंड्स वेंट्रली ओवर द हार्ट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर डेवलपिंग ब्रेन जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ प्राइमोडियल हार्ट, ठीक है। ये हमारी प्राइमोडियल हार्ट है, जैसे आगे हमारी हार्ट ने बनना है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर पोजीशनिंग हो जाती है इन हेड फोल्डिंग, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट हेड फोल्डिंग। इसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हेड फोल्डिंग की वजह से हमारा फोर गट जो है इसने बनना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्जम है जिसने आगे जाके हमारा यू कैन से डायाफ्राम ने बनाना है, ठीक है। तो सेप्टम ट्रांसवर्जम की पोजीशन चेंज हो जाती है। वो सबसे पहले वो सबसे ऊपर हो जाता है देन आफ्टर वो नीचे चला आता है। तीसरी बड़ी चेंज ये होती है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, कार्डियक पार्ट है, उसको प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है ड्यू टू हेड फोल्डिंग। उसके बाद चौथी चेंज ये होती है कि स्टोमेटोडम की फॉर्मेशन होती है अपॉन एक्टोडम, जो हमारा आगे जाके पिरामिडल माउथ बनाता है जिसको हम ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम अपर सरफेस टू वेंट्रल साइड। उसके बाद लास्ट सिक्स चेंज होती है दैट इज़ रिलोकेशन ऑफ ब्रेन। इट मीन्स दैट कि हेड फोल्डिंग की वजह से हमारी ब्रेन को भी प्रॉपर पोजीशन मिलती है। सबसे पहले फोर ब्रेन को, क्योंकि सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है हमारी वो फोर ब्रेन की होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि टेल फोल्डिंग क्यों होती है, ठीक है। हेड फोल्डिंग तो हमने पढ़ ली, अब हम बात करते हैं टेल फोल्डिंग। अच्छा, सबसे पहले कि टेल फोल्डिंग क्यों होती है। इससे पहले हमने जब पढ़ा था जब हेड फोल्डिंग, तो हेड में फोल्डिंग क्यों हो रही थी, जो हमारा न्यूरल ट्यूब था इसमें रैपिड ग्रोथ हो रही थी स्पेशली इन ब्रेन रीजन। मेरे वर्ड्स पे फोकस करना कि जब न्यूरल ट्यूब के
यू कैन से ब्रेन वाले रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो जाए तो इट लीड्स टू दी फोल्डिंग इन द हेड। बट याद रखना, क्योंकि इस न्यूरल ट्यूब ने स्पाइनल कार्ड भी बनाना है ना, तो जब न्यूरल ट्यूब का स्पाइनल कार्ड वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो इट लीड्स टू दी टेल फोल्डिंग, इसको हम कार्डल फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि सबसे पहले आपसे कोई पूछे है कि भाई टेल फोल्डिंग क्यों होती है, क्या रीज़न है, तो हम यही बोलेंगे कि सर बेसिकली जब न्यूरल ट्यूब है उसका स्पाइनल कार्ड वाला एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो इससे हमारी टेल फोल्डिंग होगी। अच्छा, टेल फोल्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके, वो तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली रिपोजिशनिंग होती है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है जिनकी रिपोजिशनिंग होती है, जिनको मतलब कि परमानेंट पोजीशन मिल जाती है जिन जिन ऑर्गन्स को, बेसिकली स्पेशली क्लोइकल मेम्ब्रेन। क्लोइकल मेम्ब्रेन बेसिकली एक तो हमारी एनएस की फॉर्मेशन करता है, साथ में जो यूरोजेनिटल ओपनिंग है फीमेल के अंदर, जो यूरोजेनिटल ओपनिंग है, या मेल्स के अंदर जो यूरिनोजेनिटल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों की जो पोजीशनिंग होती है वो बेसिकली टेल फोल्डिंग की वजह से होती है। ठीक है, तो द क्लोइकल मेम्ब्रेन विच इज़ अ फ्यूचर साइट ऑफ एनस एंड यूरोजेनिटल ओपनिंग मूव फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल साइड, मीन्स उनको अब एक प्रॉपर पोजीशन मिल गई। पहले वो डॉर्सल साइड पे थे, अब वो वेंट्रल साइड पे चले गए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कनेक्टिंग स्टॉक होता है, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर का अम्बलाइकल कार्ड होता है, एंड साथ में जो एलेंटॉइस है जिसका एक्सक्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जो कनेक्टिंग स्टॉक है एंड एलेंटॉइस, इनको भी प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है, ये भी बेसिकली वेंट्रल सरफेस ऑफ एम्ब्रो पे चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट वाज लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टेल फोल्डिंग। टेल फोल्डिंग सबसे पहले क्यों होगी, जब न्यूरल ट्यूब का स्पाइनल कार्ड वाला पोर्शन रैपिड ग्रो करेगा तो टेल फोल्डिंग होगी। ठीक है, टेल फोल्डिंग की वजह से किन किन ऑर्गन्स की रिपोजिशनिंग होती है, स्पेशली क्लोइकल मेम्ब्रेन की। ठीक है, जो हमारा एनस एंड यूरोजेनिटल ओपनिंग्स को बनाता है साथ। ठीक है, एंड साथ में कनेक्टिंग स्टॉक जो हमारा फ्यूचर का अम्बलाइकल कार्ड होता है एंड एलेंटॉइस वगैरह, इनको प्रॉपर पोजीशन मिलती है। अच्छा, अब देखें इसके रिजल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि टेल फोल्डिंग की वजह से क्या क्या होगा। जैसा से हमने बोला था कि जब हेड की फोल्डिंग होती है तो इससे फोर ब्रेन बनता है ना, उस फोर गट बनता है ना। ठीक है, हेड फोल्डिंग की वजह से फोर गट बन रहा था, लेकिन याद रखना कि टेल फोल्डिंग की वजह से हाइंड गट बनता है। टेल फोल्डिंग की वजह से हाइंड गट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है। So a portion of yolk sac is incorporated into the embryo as hindgut, which give rise to the parts of colon, rectum, and urinary bladder. It means that hindgut से आगे जाके हमारा कोलान बनेगा, हमारा रेक्टम बनेगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बनेगा। सो दिस इज सो की इवेंट जो आपने याद रखना है कि भाई जो हमारा हाइंड गट है ये बनता है ड्यूरिंग टेल फोल्डिंग। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कनेक्टिंग स्टॉक है, ठीक है, इसकी शिफ्टिंग होती है, इसको पोजीशन मिलती है अपनी प्रॉपर। एंड कनेक्टिंग स्टॉक क्या है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा फ्यूचर का अम्बलाइकल कार्ड है। ठीक है, इसको प्रॉपर पोजीशन मिल जाएगी ड्यूरिंग टेल फोल्डिंग। ठीक है, सो द कनेक्टिंग स्टॉक विच इज़ फ्यूचर अम्बलाइकल कार्ड अटैचमेंट is repositioned from caudal end to the ventral region contributing to the umbilical area, means वो पहले caudal end पे था, टेल वाली end पे, then after it is shifted to the ventral region। ठीक है, सो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जो हमारा कनेक्टिंग स्टॉक है, जो फ्यूचर का अम्बलाइकल कार्ड है, इसको प्रॉपर पोजीशन कब मिलेगी, जब हमारी टेल फोल्डिंग होगी। अच्छा, उसके बाद जो टेल फोल्डिंग की वजह से चेंजेस आती हैं उनमें से क्लोइकल मेम्ब्रेन की रिपोजिशनिंग होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी क्लोइकल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फ्यूचर का एनल कैनाल है, एंड साथ में यूरोजेनिटल ओपनिंग भी इससे ही बनी है, तो इसको प्रॉपर पोजीशन मिलती है। ठीक है, पहले वो पोस्टीरियर एंड पे होता है, देन आफ्टर द शिफ्ट टू द वेंट्रल सरफेस। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ चेंज होती है ड्यू टू टेल फोल्डिंग वो ये होती है जो हमारा एलन ट्वाइस है। ठीक है, एलन ट्वाइस को भी पोजीशनिंग मिल जाती है। एलन ट्वाइस बेसिकली हमारे यूरेनरी सिस्टम की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इस एलन ट्वाइस को भी प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है ड्यू टू टेल फोल्डिंग। ठीक है, सो एलन ट्वाइस मूव्स वेंट्रल। ठीक है, द एलन ट्वाइस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर्ली
यूरिनरी सिस्टम डेवलपमेंट आल्सो शिफ्ट टू द वेंट्रल सरफेस, वो भी वेंट्रल सरफेस पे चला जाएगा एंड उसको अपनी पोजीशन मिल गई, ठीक है। साथ में अच्छा टेल फोल्डिंग की वजह से एक ये चेंज भी होती है कि जो हमारा ओवरऑल एम्ब्रियो है इसकी शेप सी शेप्ड बन जाती है, ठीक है। टेल फोल्डिंग की वजह से ओवरऑल एम्ब्रियो बिकम सी शेप, जिसकी वजह से हेड, टेल एंड जो लेटरल साइड्स या मार्जिन्स ऑफ एम्ब्रियो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिल जाते हैं, ठीक है, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो सी शेप्ड ऑफ एम्ब्रियो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ टेल फोल्डिंग, ठीक है। सो नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट्स टू बॉडी फोल्डिंग सी शेप्ड, ठीक है। इट enhances the overall C-shaped curvature of embryo and it bringing head, tail and lateral folds together, ठीक है। सो दीज आर की इवेंट्स जो टेल फोल्डिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि हाइंड गट एंड उसके अलावा कौन कौन सी चेंजेस होती हैं बेसिकली टेल फोल्डिंग की वजह से। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि टेल फोल्डिंग क्यों होती है कि जब हमारा न्यूरल ट्यूब का स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन रैपिडली ग्रो करता है तो टेल फोल्डिंग होती है, ठीक है। टेल फोल्डिंग की वजह से हाइंड गट की फॉर्मेशन होती है। हाइंड गट आगे जाके हमारा कोलान, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर को बनाता है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्लोइकल मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है उनको एक प्रॉपर पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। क्लोइकल मेम्ब्रेन हमारी फ्यूचर एनस एंड यूरेनोजेनिटल ओपनिंग को बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कनेक्टिंग स्टॉक है विच इज़ फ्यूचर अम्बलाइकल कार्ड, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग मिल जाएगी, वो वेंट्रल साइड पे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एलन ट्वाइस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरिनरी सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। तो एलन ट्वाइस को भी प्रॉपर पोजीशन मिल जाएगी ड्यू टू दी यू कैन से टेल फोल्डिंग एंड साथ में ड्यू टू टेल फोल्डिंग ओवरऑल जो एम्ब्रियो की शेप हो जाती है दैट इज़ सी शेप्ड, ठीक है। एंड जब एम्ब्रियो सी शेप्ड हो जाएगा तो आफ्टर देन जो एम्ब्रियो का हेड होगा, टेल होगा एंड लेटरल फोल्ड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि लेटरल फोल्डिंग जो है एम्ब्रियो में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये क्यों होती है। अब हम पहले ये पढ़ते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट रिजल्ट्स ऑफ लेटरल फोल्डिंग। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखें, जो लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है यह बेसिकली क्यों होती है कि जब साइड्स ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की साइड्स होती हैं, जब वो क्विकली ग्रो करती हैं, ठीक है, उनमें रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाता है तो लेटरल फोल्डिंग होती है, ठीक है। कुछ कर्व्स जनरेट होते हैं, एम्ब्रियो इनवर्ट मूव करता है, ठीक है, एंड देन आफ्टर बॉडी वॉल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एंड हमारा जो गट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक, वो अंदर चला जाता है, ठीक है, मिड में आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग। सो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि भाई लेटरल फोल्डिंग क्यों होती है कि जब एम्ब्रियो की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जब वो क्विकली ग्रो करती हैं तो इसकी वजह से लेटरल फोल्डिंग हो जाएगी। देन आफ्टर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी वॉल्स एंड जो हमारा गट होगा, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, वो बिल्कुल बॉडी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और रीज़न भी हो सकता है, जो हमारे सोमाइड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आगे हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रेब्स वगैरह बॉडी एक्सिस बनती हैं, ठीक है। तो जब इनकी रैपिड ग्रोथ होगी देन ऑब्वियसली इट लीड्स टू द लेटरल फोल्डिंग, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेट या रैपिड ग्रोथ ऑफ सोमाइट्स लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेटरल फोल्डिंग क्यों होती है। एक रीज़न यह हो सकता है कि जो एम्ब्रियो के लेटरल पोर्शंस होते हैं, साइड वाले एरियाज होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं तो इनसे लेटरल फोल्डिंग हो सकती है, ठीक है। या सोमाइट्स में अगर बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ आ जाएगी देन आफ्टर इट लीड्स टू द लेटरल फोल्डिंग। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस होती हैं, क्या क्या रिजल्ट्स जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मिडगट, ठीक है, जो हमारा मिडगट है इसकी फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हेड की फोल्डिंग हो रही थी एट दैट टाइम 4 गट वाज प्रोड्यूस, ठीक है। एंड जब टेल की फोल्डिंग हो रही थी तो इसकी वजह से हाइंड गट बन रहा था, ठीक है। जब लेटरल फोल्डिंग होगी तो लेटरल फोल्डिंग की वजह से बेसिकली हमारा मिड गट बनेगा, ठीक है जी। एक चीज़ आपने एक और याद रखनी है कि जो हमारा मिड गट है एंड यॉक सैक, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन होता है। अर्ली डेवलपमेंटिंग स्टेज के अंदर हमारे मिड गट एंड यॉक सैक के अंदर
कनेक्शन होता है, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ विट्रीलाइन डक्ट, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेटरल फोल्डिंग की वजह से हमारा मिड गट बनता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ यॉक सैक इज़ पिंच्ड ऑफ it incorporated into the embryo as midgut and it is connecting to the yolk sac via vitelline duct। मीन्स क्या है, जो midgut हमारा yolk sac के साथ कनेक्ट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ vitelline duct। इसमें स्पेशली न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन midgut एंड yolk sac। अच्छा, उसके बाद लेटरल फोल्डिंग की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये भी होती है, दैट इज़ द क्लोजर ऑफ वेंट्रल बॉडी वॉल। जो हमारा वेंट्रल आगे वाला बॉडी वॉल होता है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाता है ड्यू टू लेटरल फोल्डिंग, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो विज़रा होते हैं वो इंटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो हमारा जो वेंट्रल बॉडी वॉल है, इसका क्लोजर इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ lateral folding, it is because of lateral folding। So number 2, the closure of ventral body wall, the lateral folds meet and fuse at the midline, forming the anterior abdominal wall and enclosing the internal organs, ठीक है। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को इनक्लोज करने के लिए वेंट्रल बॉडी वॉल का होना लाजमी है। एंड वेंट्रल बॉडी वॉल क्यों क्लोज होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग। अच्छा, उसके बाद हमारा प्रिमिटिव अम्बलाइकल कार्ड भी बनता है ड्यू टू लेटरल फोल्डिंग। लेटरल फोल्डिंग की वजह से हमारा प्रिमिटिव अम्बलाइकल कार्ड भी बनाता है। बेसिकली होता है क्या, जो हमारा कनेक्टिंग स्टाफ होता है, विटिलाइन डक्ट होती है एंड साथ में एलेंट्रॉइस होता है। आपको पता है कि कनेक्टिंग स्टाफ दैट इज़ फ्यूचर अम्बलाइकल कार्ड, ठीक है। विटिलाइन डक्ट इट इज़ यू कैन से डक्ट जो बेसिकली कम्युनिकेशन करवाती है बिटवीन मिडगट एंड यॉक सैक, ठीक है, एंड साथ में एलेंट्रॉइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली कनेक्टिंग स्टॉक, विटिलाइन डक्ट एंड एलेंट्रॉइस ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म प्रिमिटिव अम्बलाइकल कार्ड। तो प्रिमिटिव अम्बलाइकल कार्ड की जो फॉर्मेशन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग। अच्छा, उसके बाद इंक्लोजर ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जिससे आगे जाके हमारा पेरिकार्डियल कैविटी बनती है, प्लूरल कैविटी बनती है, पेरिटोनल कैविटी बनती है, ठीक है। सो इस इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का जो इंक्लोजर है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग, ठीक है। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग कि जो हमारे इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, जिससे आगे जाके पेरिकार्डियल कैविटी बनेगी, प्लूरल कैविटी बनेगी एंड पेरिटोनल कैविटी बनेगी, ठीक है। सो इस इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का जो क्लोजर होता है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग। सो द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम विच इज़ फ्यूचर बॉडी कैविटीज़ pericardial, pleural and peritoneal becomes a closed cavity and surrounded by mesoderm। ओके, सो देट वाज ऑल अबाउट फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि भाई फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की वजह से हमारे जो सारे बॉडी ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर पोजीशन मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से बॉडी एक्सेस जनरेट होती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एम्ब्रियो की फोल्डिंग है वो बेसिकली 3 डोमेन्स में होती है। सबसे पहले हेड फोल्ड करता है, उसके बाद टेल फोल्ड करता है एंड साथ में लेटरल जो एजेस होती हैं वो फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हमने हेड फोल्डिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आपको ये बताया कि भाई बेसिकली इसमें हमारा फोरगट जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारा जो ट्रांसवर्स सेप्टम है, जो बेसिकली हमारा डायाफ्राम को बना रहा होता है, वो बेसिकली ऊपर से नीचे चला जाता है। उसके बाद हमारी ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनती है, जो हमारा फ्यूचर का माउथ होता है, ठीक है। उसको प्रॉपर पोजीशनिंग मिलती है हमारे यू कैन से हेड फोल्डिंग के अंदर। यानी दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि हेड फोल्डिंग के अंदर हमारी ब्रेन एंड हार्ट को प्रॉपर पोजीशनिंग मिलती है, स्पेशली फॉर ब्रेन को। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हेड फोल्डिंग के अंदर हमारी ब्रेन एंड हार्ट को प्रॉपर पोजीशनिंग मिलती है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट टेल फोल्डिंग। सबसे पहले तो हमने ये रीज़न डिस्कस किया था कि भाई टेल फोल्डिंग क्यों होती है, कि जब न्यूरल ट्यूब का जो बेसिकली स्पाइनल कार्ड वाला पोर्शन होता है, जब उसमें रैपिड ग्रोथ होती है तो इससे बेसिकली टेल फोल्डिंग होती है। एंड टेल फोल्डिंग से क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि टेल फोल्डिंग की वजह से हमारा हाइंड गट बनता है, ठीक है। एंड टेल फोल्डिंग की वजह से हमारी जो क्लोइकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनसे आगे जाके हमारा एनस बनता है, हमारे यू कैन से यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो इनकी प्रॉपर पोजीशनिंग होती है ड्यू टू दी टेल फोल्डिंग। एंड उसके बाद हमारा जो अम्बलाइकल कार्ड होता है उसकी रीपोजिशनिंग होती है, उसको प्रॉपर पोजीशनिंग मिलती है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब टेल फोल्डिंग होती है तो हमारा जो
एम्ब्रियो होता है वो ओवरऑल सी शेप्ड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि भाई लेटरल फोल्डिंग क्यों होती है, कि जब एम्ब्रियो के जो एजेस होते हैं, लेटरल साइड्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं तो उससे लेटरल फोल्डिंग होती है। या वी कैन से दैट कि जब सोमाइट्स में बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन होगी तो लेटरल फोल्डिंग होगी, ठीक है। हमने आपको ये बताया कि भाई जो लेटरल फोल्डिंग है इसकी वजह से हमारा मिडगट बनता है। अच्छा, मिडगट की फॉर्मेशन के साथ साथ जो हमारी वेंट्रल थोरेसिक वॉल होती है बॉडी की, जो हमारी विजरास को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। एंड साथ में इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ दिस। एंड इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आगे जाके क्या बनाता है, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनल कैविटी, प्लूरल कैविटी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। So it is request to all of you people के kindly subscribe my channel and if it is possible then share with your friends, ठीक है। And at the end must like the videos, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।